हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड के द्वारा पारित किया गया था। आपको बताना है जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था, जो अधिनियम 15 1856 को लागू हुआ था, 15वें अधिनियम द्वारा 1856 को लागू हुआ था। तो आपको बताना है किसके द्वारा यह पारित किया गया था। हार्डिंग के द्वारा, ऑकलैंड के द्वारा, कैनिंग के द्वारा या फिर मेटकाल्फ के द्वारा। तो यह जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह जो है कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1891 में बीएस मालावरी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो आपको बताना है यह जो है अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसकी जो है कितने वर्ष से कम वर्ष की बालिकाओं के लिए। तो यह जो है 12 वर्ष से कम वर्ष की बालिकाओं के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने किसे अवैध घोषित किया? सती प्रथा को अवैध घोषित किया, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध या फिर बाल विवाह को अवैध। तो आपको बताना है इसमें जो है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन के समय क्या अवैध घोषित किया गया था? तो यह जो है कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लेवल जो है हाई है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। तो आपको बताना है जो हंटर आयोग है इसने जो है किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो यह जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में यातायात व्यवस्था, जिसे ट्रैफिक सिस्टम भी कहते हैं, इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो आपको बताना है जो ट्रैफिक सिस्टम है इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को या फिर डच शासक को। तो जो ट्रैफिक सिस्टम है इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जो है ब्रिटिश शासक को जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर मद्रास में। तो आपको बताना है जो सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली है कहाँ पर लागू की गई थी? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये आपके जो है कई एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कौन से वर्ष जो है कानून पारित किया था? 1819, 1825, 1829 या फिर 1832। तो आपको बताना है जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है इन्होंने सती प्रथा का अंत करने के लिए कौन से वर्ष जो है कानून पारित किया था? तो यह जो है 1829 में पारित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1829। और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सती प्रथा है इसको जो है किसने रोक लगाई थी इस पर? तो जी यह जो है विलियम बेंटिंक थे। अगर आपसे पूछा जाता है जो दास प्रथा है इसको किसने बंद किया था, इस पर किसने रोक लगाई थी दास प्रथा पर? तो यह जो है एलन बरो ने रोक लगाई थी। एलन बरो। वो कब लगाई थी? तो यह जो है 1843 में, 1843। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे, अहमदाबाद। इसी में आप लोग इसी 2 ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इन्होंने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो यह जो है ऑप्शन ए, मुंबई में की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जौहर ने, मोहम्मद इकबाल ने या फिर सैयद अमीर अली ने।
तो आपको बताना है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में आए हुए हैं। विधान भव आरक्षक, ये देखिए लोअर एग्जाम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर को पूरा देखिए और लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो आपको बताना है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना यह किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। यह भी बहुत पूछा जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने किसकी जो है स्थापना की थी, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो स्वामी दयानंद थे इन्होंने स्वामी विवेकानंद जो थे इन्होंने किसकी स्थापना की थी। तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब की थी। तो यह जो है 1897 में की थी, 1897 में। और आर्य समाज की स्थापना जो है कब की गई थी, यह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है 1875 में की गई थी। और केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने किसकी स्थापना की थी। तो इन्होंने जो है वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1864 में जो है वेद समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी। तो आप लोग सारे नोट डाउन कर लीजिए कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना है 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। और केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों से पूछे जाते हैं स्थापना, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। मैंने अभी आपको बताया है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना है किसने की है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर राजगोपाल चट्टोपाध्याय ने। तो आपको बताना है जो ब्रह्म समाज की स्थापना है किसने की है। तो यह जो है राजा राम मोहन राय ने की है। ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है किसकी की थी, आर्य समाज की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चरालू या फिर महात्मा गांधी। तो यह कौन से नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधार आंदोलन लागू किए थे भारत में। तो यह जो है राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर राजा राधाकांत देव ने। मैंने आपको अभी बताया है कि जो आर्य समाज और ब्रह्म समाज है और वेद समाज है, सब बताए हैं मैंने। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो आर्य समाज की स्थापना है किसने की थी। तो यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और कब की है ये भी आप लोग बताइएगा। तो यह जो है 1875 में की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मुंबई में, चेन्नई में, बेलूर मठ में या फिर कुंभकोणम में। तो आपको बताना है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है बेलूर मठ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था। शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी या फिर सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपको बताना है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या हुआ था। तो यह जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। कहाँ पर बताया था। न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वाशिंगटन डीसी में या फिर लॉस एंजलिस में। तो किस में बताया था। तो यह जो है शिकागो में बताया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। लोथल, मोहनजोदड़ो,
कालीबंगा या फिर धौलावीरा। तो आपको बताना है हड़प्पा का कौन सा नगर जो था यह 3 भागों में विभाजित था। तो यह जो है धौलावीरा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या फिर एक बाजार क्षेत्र। तो आपको बताना है जो मोहनजोदाड़ो है इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, माउंट ऑफ द डेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। या फिर सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए। सिंधु लोग जो थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से की लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखरदास बनर्जी ने, एस.आर. राव ने या फिर R.S. फिस्ट ने। तो यह जो है किसने की थी? तो यह जो है एस.आर. राव ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला है? बनवाली में, चन्हुदड़ो में, सुतकागेनडोर में या फिर सुरकोटदा में। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है कहाँ से मिला है? तो यह जो है सुरकोटदा में मिला है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों को कराया जा रहा है, तो पूरा लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी जो कालीबंगन, रोपड़, लोथल ये सारे जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है या फिर बच्चे का विवाह किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखिए थोड़े से यूनिक से भी क्वेश्चन है जो आपके थोड़े ऐसे अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आपको बताना है जो उपनयन समारोह है इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका जो है तात्पर्य है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धत है? ये मैंने आपको बहुत बार बताया है पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि जो सत्यमेव जयते है कौन से महाकाव्य से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या फिर महाभारत से। तो जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर उपनिषद। तो आपको बताना है जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं या क्या कहलाते हैं? तो यह जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर उपनिषद। तो आपको बताना है इसमें से जो है कौन सा दर्शन जो है या ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है उपनिषद देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि या फिर शिव। तो आपको बताना है जो ऋग्वेद है इसमें जो है कौन से देवता की अत्यधिक महत्ता है? तो यह देवता जो है इंद्र हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो आपको बताना है प्राचीनतम वेद कौन सा है, ये तो सबको पता होगा। तो यह जो है ऋग्वेद है। और उसके बाद कौन सा है?
उसके बाद है यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में जो है कितने मंडल और कितने सूक्त हैं, तो इसमें जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और अक्सर आपसे पूछा जाता है कि यजुर्वेद जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है गद्य और पद्य का अध्ययन किया जाता है। और सामवेद में संगीत का अध्ययन किया जाता है। और अथर्ववेद में किसका अध्ययन किया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, तो इसमें जो है जादू टोने का अध्ययन किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जादू टोने टोटके ये सब जो है अथर्ववेद में इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में या फिर उपयुक्त सभी में? तो आपको बताना है कौन सा पुरातन ग्रंथ है जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो यह जो है उपयुक्त सभी है। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, ये तीनों में जो है अपराध अपराधी का जिक्र आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या फिर दूसरों की सेवा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा जो कैवल्य होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैसे कि आप लोगों की कोई इच्छा हो, उस पर जो है आप लोग विजय प्राप्त कर लें कि वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो इच्छाओं पर विजय पा लेना जो है ये कैवल्य का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर या फिर अरिष्टनेमी? तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हैं या कौन थे? तो यह जो है महावीर थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, महावीर। क्वेश्चन नंबर 32 है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ये तो सबको पता होगा, महावीर, ऋषभ, पारसनाथ या फिर पद्मनाभ। तो आपको बताना पद्मनाभ। तो आपको बताना है जो जैन धर्म है इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? तो यह जो है ऋषभ थे, ऋषभ देव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आखिरी कौन थे? यह महावीर थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म में 3 रत्न जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, ये क्या है? सभी भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर से आंसर दीजिएगा कि जो जैन धर्म में त्रिरत्न है इसका जो है निर्वाण का मार्ग क्या कहा जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन डी सही आंसर है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कौन से स्तंभ पर था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या फिर सारनाथ? तो जो है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है कौन से स्तंभ पर था? तो यह जो है सारनाथ पे था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? ये तो सबको पता होगा, 11वां, 12वां, 13वां या फिर 14वां? तो आपको बताना है जो अशोक का प्रधान शिलालेख था इसमें कौन सा सबसे बड़ा शिलालेख है? तो इसका नाम है 13वां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। इसी पर जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख पर। 13वें शिलालेख पर जो है कलिंग की विजय का वर्णन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिलालेख, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तोसली? तो आपको बताना है जो अशोक के आक्रमण के समय जो है कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो यह जो है तोसली थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, तोसली। क्वेश्चन नंबर 37 है, देव नाम प्रिय नाम किससे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आपको बताना है कि जो देव नाम प्रिय है या किसका नाम दिया गया था? तो यह जो है अशोक को दिया गया था। देव नाम प्रिय जो है अशोक को नाम दिया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? मैंने आपको अभी इससे पहले बताया है कि जो है कौन से शिलालेख पर जो है कलिंग के विजय का वर्णन किया गया है, प्रथम, चतुर्थ, 10वें या फिर 13वें? तो यह जो है कौन सा शिलालेख है? तो यह है
13वां शिलालेख, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अशोक के कौन से शिलालेख में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इस शिलालेख का नाम है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या था? कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या फिर बारादरी। तो आपको बताना है जो मौर्य काल है इसका सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है स्तंभ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक या फिर कामरूप। तो आपको बताना है अशोक के साम्राज्याधीन कौन सा नहीं था? तो यह जो है कामरूप नहीं था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या फिर मौर्य काल। तो जो बृहद सांची का स्तूप है किस काल से संबंधित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है मौर्य काल से संबंधित है। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जो सांची का स्तूप है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो आपको बताना है जो खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास जो थे या किसके दरबार का हिस्सा थे? तो यह जो है विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है? मैं आपको ये बहुत बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ। जो विक्रम संवत है, शक संवत है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो विक्रम संवत है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका जो है 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 5 इंडीज है हर्षवर्धन ने इसको अपने कब्जे में लिया था, इसमें जो है कौन से राज्य थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसमें जो है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप लोग फिर से देख लीजिएगा कि जो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे 5 इंडीज में। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में या फिर सारनाथ में। तो आपको बताना है बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था हर्षवर्धन ने? तो यह जो है प्रयाग में किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो यह जो है कौन सा वेद है इसमें? तो इसमें जो है यजुर्वेद है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, मारुत को, इंद्र को या फिर सावित्री को। तो आपको बताना है कि जो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र है यह किस देवता को समर्पित है? सबको पता होगा वैसे ये। तो यह जो है सावित्री को है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर वामन पुराण। तो आपको बताना है सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है कौन सा है? तो यह है मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा वेद उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद या फिर योग वेद। तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा उपवेद नहीं है? तो यह है योग वेद, योग वेद जो है यह उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या फिर अग्नि के। तो सबको पता होगा जो वैदिक देवता इंद्र हैं किसके देवता हैं? तो यह है वर्षा एवं चक्रवात के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ पर दिया? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोधगया में या फिर सारनाथ में। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ पर दिया है? तो यह दिया है सारनाथ में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 53 है, उस स्थान का नाम बताया जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या फिर चित्रकूट। तो जो है महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ पर प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था कुशीनगर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में सबसे नहीं है? तो आपको बताना है ये जो है ये जो सारे पिटक दिए हुए हैं इनमें से जो है कौन सा त्रिपिटकों में नहीं आता है? तो यह जो है ऑप्शन सी है, उपासका पिटक जो है या त्रिपिटकों में नहीं आता है। बाकी जो है अभिधम्मा पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, ये सारे त्रिपिटकों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से? आपने अभी ये क्वेश्चन पहले किया है कि जो त्रिपिटक हैं किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं बौद्धों से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर बामियान में? तो जो भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कहाँ पर? तो यह निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जहाँ पर इन्होंने परिनिर्वाण ग्रहण किया था। 57 है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बोधगया में, कुशीनगर में, राजगृह में या फिर वैशाली में? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 58 है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर? तो आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म का प्रसार जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ से किया था? तो यह किया था महाबोधि मंदिर समूह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान या फिर बोधि? तो आपको बताना है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा, किस नाम से? तो यह जो है बुद्ध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर उत्तर भी इसका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या फिर क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो आपको बताना है जो बोध गया है यह क्यों महत्वपूर्ण है। या तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ जो है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसीलिए इसे जो है बोध गया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ में, अयोध्या में या फिर वाराणसी में? तो जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसे सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? अभी आपको बताया है कि जो सारनाथ है यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसीलिए सारनाथ महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 63 है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का या फिर थानेश्वर का? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो यह शासक था थानेश्वर का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या फिर तुगलक वंश का? तो जो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो इस पर जो है तोमर वंश का शासक था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, तोमर वंश। क्वेश्चन नंबर 65 है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो आपको बताना है जो जयचंद है इसके विश्वासघात के कारण जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो कालांतर में जयचंद कहाँ पर मारा गया था? तराइन 1192, चंदावर 1194, कन्नौज 1540 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, चंदावर 1194 में जो है जयचंद मारा गया था। ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि चंद इसके लगा है तो यह चंदावर के युद्ध में मारा गया था।
क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? चेर, पांड्या वंश, राजपूत वंश या फिर चोला वंश। तो कौन से वंश के शासकों ने जो है दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? तो यह है राजपूत वंश के शासक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर उत्तरी। तो जो पाल साम्राज्य है भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो यह पूर्वी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या फिर महीपाल। तो जो पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो यह थे गोपाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर बाबर ने। तो आपको बताना है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति जो है बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर। तो जो इब्न बतूता है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213 या फिर 1398। तो जो तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यह जो है 1398 में किया था। 1398 में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आपको बताना है भारत में तुगलक वंश की नींव जो है किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो यह रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 या फिर 1410 से 1437। तो आपको बताना है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो यह अवधि थी 1296 से 1316। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो आपको बताना है जो खिज्र खान थे या किस राजवंश से संबंधित थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर शाह वंश। तो जो खिज्र खान थे या किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह संबंधित है सैयद वंश से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ये तो सबको पता होगा कि जो अमीर खुसरो थे या किसके दरबारी कवि थे? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? आपको बताना है जो सिकंदर लोदी थे इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल जो है 1489 से 1517 तक था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थापित है? सबको पता होगा ये आगरा, नई दिल्ली, अवध या फिर वारंगल। तो आपको बताना है जो अलाउद्दीन का दरवाज़ा है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो आपको बताना है जो कुतुब मीनार है इसको कितने राजाओं ने बनाया है? तो इसको जो है 3 ने बनवाया है। और इसमें से आपको बताना है किसने नहीं बनवाया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो इसको जो है किसने बनवाया है? तो इसको जो किसने नहीं बनवाया है? तो इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी फिरोज शाह तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तीनों ने इसका निर्माण में जो है इनका योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, हसनज़ निजामी, इसामी या फिर इब्न बतूता। तो आपको बताना है जो तारीख़ फिरोज शाही है इसके लेखक कौन है?
तो इसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या फिर मिन्हजुस सिराज। तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक कौन नहीं था? तो यह अब्बास खां शेरवानी नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? अकबर, शाह आलम, ये और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन से मुगल बादशाह ने जो है इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनवाया था? तो यह था शाह आलम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शाह आलम ने जो है इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ये तो सबको पता होगा। हेमू, फैजी, अबुल फजल या फिर बैरम खान। तो आपको बताना है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो यह बैरम खान थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था इसमें जो है हेमू और जो अकबर के बीच हुआ था, तो अकबर की सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो यह जो है बैरम खान ने ही किया था। तो यह हुआ था 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 83 है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? लाहौर, सरहिंद, कालानौर या फिर काबुल। तो जो अकबर थे, हुमायूं के बेटे जो अकबर थे, इनको जो है कहाँ पर बैठाया गया था? किस मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो इनको जो है कालानौर पर बैठाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 85 है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो आपको बताना है जो थॉमस रो था यह मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा में, इलाहाबाद में, झांसी में या फिर अजमेर में। तो जो थॉमस रो था जहांगीर से जो है अजमेर में मिला था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो आपको बताना है कि जो भूमि मापांकन है इसकी व्यवस्था किसने शुरू की थी? बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां या फिर अकबर। तो भूमि मापांकन जो है इसकी व्यवस्था जो है शेरशाह ने शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो अकबर थे इनकी धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? तो यह बदायूनी ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बदायूनी ने जो है अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ये तो सबको पता होगा। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर। तो यह जो है अकबर थे। अकबर जो थे यह बिल्कुल अनपढ़ था। क्वेश्चन नंबर 89 है, मुगल काल में पुलिस बल की मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या फिर कोतवाल। तो आपको बताना है मुगल काल में जो है पुलिस बल की मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इनको जो है कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किस मुगल काल ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 91 है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? सबको पता होगा ये, बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो जो जलालुद्दीन मोहम्मद थे किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो यह अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, ताजमहल के सुलेखक जिन्हें कैलीग्राफर भी कहा जाता है। तो आपको बताना है 1648 ईस्वी में किसकी रचना की और पूरा किया? गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी या फिर मोहम्मद अब्दू। तो ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर जो हैं 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। किसकी रचना की? तो यह रचना की थी अमानत खान सिराजी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज भी कहा जाता है। तो आपको बताना है अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे हुए खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर या फिर हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो आपको बताना है जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बना हुआ, जिसमें अभी तक जो है जंग भी नहीं लगी है, तो वह कौन से ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो यह जो है कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के या फिर हुमायूं के? तो आपको बताना है जो प्रसिद्ध चित्रकार था मीर सैयद अली, ये किस मुगल शासक का सहयोगी था? तो यह सहयोगी था हुमायूं का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 96 है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? अभी आप लोगों से पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर औरंगजेब? तो बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ बनाया गया था, इन्हें किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनवाया गया था अकबर के द्वारा। और यह कहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा? तो यह जो है आगरा में है। आगरा में जो है बुलंद दरवाज़ा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पंचमहल किससे संबंधित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरे का किला? तो आपको बताना है जो पंचमहल है किसमें स्थित है, किसमें स्थित है ये पूछा गया है। तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर हुमायूं? तो आपको बताना है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो यह मृत्यु हुई थी हुमायूं की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527, 1526, 1525 या फिर 1524? तो किस वर्ष इब्राहिम लोदी ने पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था बाबर को? तो यह पराजित किया था 1526। यह जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। और 1556 में जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। और 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। आप लोग तीनों याद रखिएगा कि जो पानीपत की पहला युद्ध था यह 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था, तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर आगरा के किले का निर्माण पूछा गया है, ना कि ताजमहल का पूछा गया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 101, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष की बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या फिर कानून और व्यवस्था बनाए रखना? तो आपको बताना है जो कोतवाल था मुगल शासन में, इसका काम क्या था? तो इसका काम था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सासाराम शहर है यहाँ पर किस सम्राट का जो मकबरा स्थित है? तो यह जो है शेर शाह सूरी का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्कों में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगल नामा, बाबर नामा, बाबर मुबारक या फिर बाबर बिहाया? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, बाबर नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो जहांगीर का शासनकाल है कब से कब तक था? 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707 या फिर 1707 से 1748? तो जो जहांगीर का शासनकाल है कब से कब तक था? तो यह जो है 1605 से 1627 तक था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा या फिर दिल्ली? तो अक्सर पूछा जाता है कि जो मुगल शासक का अंतिम सम्राट कौन सा था? तो यह जो है बहादुर शाह जफर थे। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है
रंगून में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फारूक खिसियर या फिर मोहम्मद शाह? तो आपको बताना है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। तो यह था जहांदार शाह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किसके मुगल शासक के काल में हुई थी? तो आपको बताना है कि जो विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन था, यह उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर बहादुर शाह ने? तो इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो इसकी स्थापना शाहजहां ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या फिर बैरम खान? तो आपको बताना है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था। तो इसका नाम जो है रहीम खान था। ऑप्शन से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल व अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। या फिर आपको बताना है कि मुल्ला दो प्याजा व मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो आपको बताना है इसमें जो है कौन सा गलत है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, फिर बताइए कि इसमें से जो कौन सा गलत है। तो यह गलत है ऑप्शन बी, राजा मान सिंह जो थे अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। ये जो राजा मान सिंह थे या वित्त मंत्री नहीं थे, या सेनापति थे, अकबर के सेनापति थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं यह सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का पुत्र कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? तो आपको बताना है औरंगजेब का पुत्र क्या था, पुत्र का नाम क्या था। तो यह जो है शाहजहां थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 111 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अकबर लोधी? तो आपको बताना है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था। तो यह जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अक्सर पूछा था कि कब लड़ा गया था, तो यह जो है 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तथा नहीं था? मतलब आपको बताना है ऐसा कौन सा इसमें से मुगल बादशाह था जो शराब को छूता तक नहीं था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि शराब को कौन छूता नहीं था। तो यह थे औरंगजेब। औरंगजेब जो है यह शराब को बिल्कुल भी टच नहीं करता था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप लोगों को बताना है इसमें से जो बड़ा इमामबाड़ा है या लखनऊ में है या बिल्कुल सही है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर या भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है या भी सही है। हुमायूं का मकबरा जो है इलाहाबाद, या बिल्कुल गलत है। हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है दिल्ली में स्थित है। वह किसने बनवाया था? तो इसकी बेगम ने बनवाया था। इसकी हुमायूं का मकबरा जो है इसकी बेगम ने दिल्ली में बनवाया था। तो इसका गलत ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा? फैजी ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने या फिर मुल्ला दो प्याजा ने? तो आपको बताना है जो आईने अकबरी है किसने लिखा था। तो यह लिखा था अबुल फजल ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, यह बिल्कुल सही है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी थी, यह भी सही है। हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी, यह बिल्कुल गलत है। तुजू के जहांगीर ने लिखी, यह भी सही है। तो हुमायूंनामा जो है किसने लिखा था? तो यह जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने। बाकी सारे सही ऑप्शन है, ये गलत है। तो इसमें आप लोगों को पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाबरनामा जो है बाबर ने लिखी, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी, तुझे के जहांगीर ने लिखी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी।
क्वेश्चन नंबर 116 है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन थे। अभी मैंने आपको बताया है हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान या फिर अहमद यादगार। तो आपको बताना है जो हुमायूं नामा है किसने लिखी है, तो यह लिखी है गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां शेरवानी या फिर कैफी खां। तो आपको बताना है जो अकबरनामा है इसके प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो यह जो है अबुल फजल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। अबुल फजल को, मियाँ तानसेन को, राजा बीरबल को या फिर राजा टोडरमल को। तो आपको बताना है जो अकबर अपने दरबारी में संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो यह जो है मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के। तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, तो यह था औरंगजेब। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है। शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, वे कट्टर हिंदू थे, 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, या फिर उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है गलत ऑप्शन है, तो यह है ऑप्शन डी। उन्होंने किसी भी मुस्लिम को जो है प्रेशर नहीं डाला था कि वह लोग हिंदू में अपना धर्म चेंज करें। तो ऑप्शन डी जो है इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो पुरंदर की संधि है कब हुई थी, तो यह 1665 में हुई थी। और यह किसके साथ साइन करी थी जो है शिवाजी ने। जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां या फिर अफजल खां। तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शन ए, जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। पेशवा, मजूमदार, सुमंत या फिर कोतवाल। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शन डी, कोतवाल जो है अष्टप्रधान में नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई। तो यह जो है किसके नेतृत्व में था, तो यह जो है ताराबाई के नेतृत्व में था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। राजाराम, ताराबाई, साहू या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिवाजी ने जो है किसको, निम्नलिखित में से किस उत्तराधिकारियों में जो औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो यह दी थी ताराबाई को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया। जागीरदार, स्वतंत्रदार, जमींदार या फिर मनसबदार। तो आपको बताना है जो देशमुख, पाटिल और नायक नाम से किसको पुकारा गया था, तो यह पुकारा गया था स्वतंत्र सरदार को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या फिर सैन्य प्रशासन से। तो आपको बताना है शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे संबंधित था, तो यह संबंधित था सैन्य प्रशासन से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कौन से वर्ष, 1609, 1610, 1612 या फिर 1618। तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शन सी, 1612 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था 1612 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो आपको बताना है कि जो वास्को डी गामा था इसने समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, इंडिया के समुद्री मार्ग की। 1598, 1500, 1498 या फिर 1600। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1498 में जो है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या फिर 9 मई 1857। तो आपको बताना है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुई थी 10 मई 1857 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर की सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम या फिर भोपाल की सिकंदर बेगम? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल जो हैं इन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या फिर बेगम हजरत महल? तो आपको बताना है जो 1857 का जो पहला स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था इसमें कौन सी महिला जो है इन्होंने भाग लिया था? तो यह थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या फिर विंचेस्टर? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, एनफील्ड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार या फिर सैयद अहमद खान? तो 1857 के सिपाही विद्रोह को किसने विद्रोह नहीं कहा था? तो यह जो है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पर? झांसी, शिवपुरी, कानपुर या फिर सागर? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1857, 1935 या फिर 1842? तो आपको बताना है जो सिपाही विद्रोह है किस वर्ष हुआ था? तो यह 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिनमें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो कौन से ईयर का जो है सुधार जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1903, 1909, 1912 या फिर 1939? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757 में, 1765, 1773 या फिर 1792? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 1773 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 1853 में जो है बम्बई से थाने के बीच जो है पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 139 है भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852, 1872, 1881 या फिर 1952? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह जो है कब हुई थी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने वाले भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, महलवाड़ी, दस्तक या फिर रैयतवाड़ी? तो आपको बताना है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित कौन सी व्यवस्था नहीं थी? तो यह जो है दस्तक थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो आपको बताना है कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो पहला डाकघर स्थापित किया गया था या किस स्थान पर था? सिक्किम में, पुणे में, मद्रास जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है या फिर बॉम्बे जो मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, बॉम्बे जो मुंबई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर
विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812 में, 1800 में, 1806 में या फिर 1813 में? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, 1813 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि का हस्ताक्षर किए? 1800 में, 1805 में, 1806 में या फिर 1809 में? तो आपको बताना है रणजीत सिंह जो थे इन्होंने अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो यह जो है 1809 में किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख या फिर 68 लाख? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 26 लाख। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम या फिर चौल? तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो यह जो है मछलीपट्टनम नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, जो काजू हैं आप लोग खाते हैं, इसका परिचय किसने कराया था? डच ने, ब्रिटिश ने, फ्रांसीसी ने या फिर पुर्तगाली ने? तो इसका परिचय जो है पुर्तगाली ने कराया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? 1616, 1650, 1630 या फिर 1670? तो जो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन्होंने अपना पहला परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो यह शुरू किया था 1616 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब जो थे इन्होंने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? बनारस, भोपाल, भावलपुर या फिर अवध? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? 1234, 1681, 1394 या फिर 1498? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, 1498 में जो है वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। और इसने जो है तभी जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, समुद्री मार्ग से जो है इंडिया को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बेंगलुरु, मैंगलोरू, मैसूर या फिर बेलगाम? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, मैसूर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का या फिर विजयनगर का? तो जो टीपू सुल्तान था यह कहाँ का शासक था? तो यह मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान? तो आपको बताना है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो यह जो है टीपू सुल्तान ने मांगी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में भी आए हैं। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हैदर अली को, पेशवा माधवराव को, टीपू सुल्तान को या फिर पेशवा बाजीराव को? तो आपको बताना है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो यह पराजित किया था टीपू सुल्तान को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी यह श्रीरंगपट्टनम ही थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ-उद-दौला, शहादत खां, शुजा-उद-दौला या फिर सफदरगंज? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो यह शहादत खां थे, शहादत खां। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 की प्लासी की लड़ाई में, 1760 की वानडीवास की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में या फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में? तो आपको बताना है कौन सी लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो यह हराया था 1757 में प्लासी की लड़ाई में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो वानडीवास की लड़ाई है आजकल बहुत पूछी जा रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो वानडीवास की लड़ाई है 1760 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 1757, 1764 या फिर 1782? अभी आप लोग पढ़ेंगे जो प्लासी का युद्ध है कब लड़ा गया?
तो यह जो है 1757 में लड़ा गया। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और 1764 में का क्या लड़ा गया था, तो यह जो है बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला, हबीबुल्लाह खान, या फिर उस्मान अली खान, या फिर मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो आपको बताना है जो प्लासी की लड़ाई है अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी, तो यह जो है सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है आपको क्विज कराई जाती है, वो भी टाइम लिमिट के साथ। अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है क्विज आपको हर सब्जेक्ट की कराई जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय बाय।